हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू द कंसेप्शन जीएस क्लासेस। तो हमारी क्लास एंड साइंस की क्लास जो चल रही थी उसमें हम फर्स्ट चैप्टर यानी रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे थे। उसका सेकंड पार्ट हमने कल पढ़ा था जिसमें हमने समीकरण के बारे में जाना था, संतुलित समीकरण पढ़ा था और अपक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। तो अपक्रियाओं के प्रकार में फर्स्ट हम संयोजन अपक्रिया पढ़ चुके थे और सेकंड हमें वियोजन अपक्रिया पढ़नी थी। तो चलिए फिर आज उसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो अपक्रिया थी वो सेकंड थी वियोजन अपक्रिया। तो इसे समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक भाग कारकों के प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिक अपघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। मतलब है रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होता है, अपकारक भाग यौगिकों के कारक से अपने ही लघु घटकों में अपघटित हो जाता है, यानी वियोजन अपक्रिया कहलाती है। कल मैंने पढ़ा था संयोजन अपक्रिया पढ़ाया था आप लोगों को। तो मैंने उसमें बताया था कि संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये जस्ट उसकी विपरीत होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक अपकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे समझने के लिए हमारा ए बी है, ए बी एक अपकारक हो गया और जो आगे उत्पाद बन रहा है वो ए प्लस बी में, यानी ए बी अलग अलग होकर बन जाती है, हमारा क्या उत्पाद होगा। बात की जाए संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा नोट करके रखना कि अपघटन अपक्रिया भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं वियोजन अपक्रिया ही दी जाए। तो आई होप आपको इसको डेफिनेशन क्लियर हुई। आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अपकारक भाग कारकों के प्रभाव से अपने ही छोटे छोटे यौगिकों में विघटित हो जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन अपक्रियाओं के प्रकार की बात की जाए तो वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार की होती हैं, जिसे हम आगे समझते हैं। जैसे हमारा हो गया, फर्स्ट हो गया ऊष्मीय वियोजन, सेकंड हो गया प्रकाश वियोजन, थर्ड हो गया विद्युत वियोजन। इसे अपघटन के साथ जोड़ के ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन भी बताया जा सकता है। तो याद रखना वियोजन और अपघटन इनमें अंतर मत समझना। वियोजन को ही हम अपघटन बोलते हैं, अपघटन ही वियोजन होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके तीन प्रकार दिए गए, तो इसमें से हम फर्स्ट को पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा देखो है ऊष्मीय अपघटन, क्लियर दिखेगा आपको। ऊष्मीय अपघटन वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक, सॉरी ब्लू पेन से लेता हूँ, अच्छा, वो रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से दो या अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। मतलब ऐसी रहे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा के प्रभाव से अपकारक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, भाग कारक। अब भाग कारक की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, ऊष्मीय। ऊष्मा के प्रभाव के कारण अपकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में विघटित हो जाता है, हमारा ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। तो एग्जाम्पल में जैसे समझते हैं, एग्जाम्पल हमारा है CaO CaCO3, ये हमारा पूरा एक अपकारक है। ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा के प्रभाव से क्या होता है, CO अलग निकल जाता है और CO2 अलग निकल जाता है। मतलब एक O निकल के CO अलग निकला और बचा CO डबल, तो हमारा CO2 निकल गया। ये गैस मुक्त हो जाती है CO2, इसलिए एरो का साइन लगा दिया। सेकंड एग्जांपल समझते हैं 2FeSO4। उसके बाद ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा का प्रभाव होता है, प्रभाव रहता है, तो ऊष्मा प्रभाव के कारण ये अपने अलग अलग लघु घटकों में विघटित होगा। जैसे Fe2O3, मतलब कॉमन सी बात है, मैंने संतुलन आपको क्रिया पढ़ाया था तो आप समझ सकते हो। यहाँ Fe कितने अणु, दो अणु है, तो Fe के दो अणु निकल गए। ऑक्सीजन के 4 दूनी 8 हो गई, तो 3 अणु इसके साथ निकल गए। अब हमारे सल्फर डबल है तो SO2 निकल जाएगा, एक SO3 निकल जाएगा। आप देख सकते हो ऑलरेडी बैलेंस है, 2 सल्फर है, आगे 2 लगने से 2 सल्फर हो गया। Fe आगे 2 लगा तो Fe डबल हो गया और O3 O2 O3, 3 दूनी 6 और 2 8, ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमें बस इतना समझना था कि एक अपकारक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। सेम अपक्रिया में बस ये समझना है, सेम वही होगा, विघटित होगा, लेकिन ये समझना है किसके प्रभाव से हो रहा है। तो यहाँ ये किसके प्रभाव से हो रहा है, ऊष्मा के प्रभाव से। आगे हम सेकंड जो हमारा था प्रकाश अपघटन, उसे समझते हैं। तो हमारा जो सेकंड प्रकार है प्रकाश अपघटन, किससे समझते हैं। प्रकाश अपघटन क्या है, वह वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश के द्वारा अपघटित होती है, प्रकाश अपघटन कहलाती है। सेम कंडीशन वही है, जैसे ऊष्मा के प्रभाव से हो रहा था तो ऊष्मीय वियोजन होगी। अब सेम वही, बस हमारा क्या था, जो भाग कारक है वो बदल रहा। अब किसके द्वारा हो रही है, ये प्रकाश के द्वारा हो रही है। तो सेम इसके एग्जाम्पल डेफिनेशन समझते हैं, वह वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश के द्वारा अपघटित होती है, प्रकाश अपघटन कहलाती है। मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश के द्वारा, वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश के द्वारा अपघटित होती है, प्रकाश अपघटन कहलाती है। सब कुछ सेम बस रहेगा, बस हमारा माध्यम बदल रहा है। भाग कारक क्या था, पहले ऊष्मा था, अब प्रकाश हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, एग्जाम्पल हमारा 2AgC है। अब यहाँ पर 2AgCl एक अपकारक है। अब ये उत्पाद जो बना रहा है प्रकाश के माध्यम से ये अपक्रिया हो रही है, तो उसमें 2Ag अलग निकल जाएगा और हमारा बच्चा Cl निकल जाएगा, Cl2 गैस अलग हो जाएगी।
इनकी बात की जाए तो AgCl सॉलिड होता है, जब अलग अलग निकालेंगे तो Ag सॉलिड हो जाएगा, Cl2 हमारी क्या होती है, गैस होती है, जिसे जिसे प्रदर्शित किया। मैंने कल जब आपको फर्स्ट डे में पढ़ाया था, शायद नहीं सेकंड क्लास में आपको बताया था कि समीकरण की कमियां होती है। समीकरण की कमियां क्या होता है, पदार्थ की अवस्था पता नहीं चलती है, तो हमें समीकरण जो संतुलित सही समीकरण बताया था उसमें क्या बताया था कि इसकी भौतिक अवस्था लिखना भी ठीक होता है। तो समीकरण ये शुद्ध तब होगा जब उसकी भौतिक अवस्था भी दर्शा देंगे। तो यहाँ तक हमारी मेरे हिसाब से आपको प्रकाश अपघटन भी क्लियर हो गया। वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाश अपघटन कहलाती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2AgCl निकलेगा, 2Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। ठीक, आगे हम समझते हैं विद्युत अपघटन। हमारा आगे है विद्युत अपघटन। हालांकि इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं लिखी है, तो मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन कहलाता है, यानी वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। इसमें नोट करने वाली एक चीज है, तो आप नोट कर लीजिए, इस प्रक्रम में नोट करके रखना, इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित होते हैं, एनोड पर एकत्रित होते हैं। ये कभी कभार एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, होते हैं, होता है या होते हैं पूछ सकते हैं। कभी कभार एमसीक्यू में जो हमारा वाला है ना क्वेश्चन है, तो उसमें भी पूछ सकते हैं कि जो विद्युत अपघटन होता है उसमें कैथोड पर कौन एकत्रित होता है, एनोड पर कौन एकत्रित होता है। आप याद रखना, कैथोड पर हमेशा धनायन एकत्रित होते हैं और एनोड पर ऋणायन एकत्रित होते हैं। इसकी सरल भाषा में डेफिनेशन बहुत ईजी है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उस विद्युत अपघटन कहलाता है। इसमें याद रखना है कैथोड पर हमारे धनायन एकत्र होंगे और एनोड पर ऋणायन एकत्रित होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जाके एग्जांपल में हम समझते हैं, जैसे हमारा हो गया 2H2O यानी जल हो गया। जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ लिखते थे विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस अलग होती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो हमारा निकल जाएगा 2H2 प्लस O2। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था कि धनायन कहाँ एकत्र होते हैं, हमारे कैथोड पर, और ऋणायन कहाँ एकत्र होते थे, एनोड पर। तो आप लोगों को पता है जो H2 होती है वो धनायन है या ऋणायन, तो आप सबको पता होगा, नहीं होता तो अब मैं आप लोगों को जब सेकंड या थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे धातु अधातु, तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन से तत्व धनायन होते हैं, कौन से ऋणायन होते हैं। या इसी चैप्टर के एंड होने के बाद मैं धनायन और ऋणायन आप लोगों को लिखा दूंगा, उससे कुछ हो जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में संतुलित करना भी सिखाएंगे, तो इसके एंड लास्ट पार्ट में मैं आपको कंफर्म करा दूँ। अभी के लिए आप समझ लीजिए, हाइड्रोजन धनायन होती है, मतलब धनायन होता है, पॉजिटिव होती है, और ऑक्सीजन ऋणायन होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या एकत्र होगा, यहाँ पर हमारा कैथोड हो जाएगा, ये कैथोड पर होगा और ये एनोड पर होगा। आपको ये रिएक्शन तो समझ में आई, क्योंकि एक हमारा अपकारक है, विद्युत की प्रवाहित करने पर दो अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो रहा है। सेम डेफिनेशन वही थी, सिर्फ हमारा वहाँ कारक था वो बदल रहा था। यहाँ क्या था, विद्युत था, उसमें प्रकाश में प्रकाश था, ऊष्मा में ऊष्मा था। तो आई होप आपको यहाँ तक ये भी क्लियर हुआ होगा। इसका एक सेकंड एग्जांपल भी समझ लेते हैं, जैसे हो गया 2KCl, ये पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेती है, इसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटन। तो इसमें क्या होता है, 2K अलग निकल जाएगा हमारा और प्लस Cl2 अलग निकल जाएगा।
तो आपको पता है कि पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो कैथोड हमारा कौन रहा, ये रहा, और एनोड ये रहा। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ है। याद रखना ये कैथोड पर हो रहा है और ये एनोड पर। आई होप यहाँ को जो वियोजन अभिक्रिया थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके 3 पार्ट थे, ऊष्मीय, प्रकाश और विद्युत। तीनों मैंने आपको क्लियर किए हैं। सेम कंडीशन वही रहे, सिर्फ माध्यम में याद रखना किस माध्यम में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो चलिए आगे से हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड प्रकार आ रहा था वो हमारा था विस्थापन अभिक्रिया। तो हम अब विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। थर्ड हमारा पॉइंट हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक पदार्थ या यौगिक लिख लेते हैं, पदार्थ लिख लो, एक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ को कम क्रियाशील पदार्थ से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें क्या होता है कि जैसे दो यौगिक लेते हैं जिसमें क्रियाकारक जो अधिक क्रियाकारक होता है, जो अधिक क्रियाशील होता है, वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है और उस क्रिया पर खुद पहुंच जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसकी डेफिनेशन रिपीट चाहो तो रिपीट मैं कर दे रहा हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, मतलब जो कम क्रियाशील को हटा देगा और स्वयं वहां पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे CuSO4 प्लस Fe, इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो देखो Fe अधिक क्रियाशील होता है, Cu कम होता है, सॉरी यहाँ O मत समझ लेना, C बना है। तो यहाँ क्या होता है, Fe अधिक क्रियाशील होता है और Cu कम होता है, तो ये इसको विस्थापित कर देगा। तो हमारा क्या निकलेगा, FeSO4 प्लस Cu। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। मैंने बताया था कम क्रियाशील पदार्थ अधिक क्रियाशील, मतलब अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ Fe ने Cu को हटा दिया और स्वयं आ गया, तो भाई हमारा निकल आया। सेकंड दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमारा हो गया CuSO4 प्लस Zn Cu की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो क्या होगा, Zn आ जाएगा Cu की जगह पर। तो क्या हमारा निकलेगा ZnSO4 प्लस Cu। सेम चीजें वही थी। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील पदार्थ दूसरे क्रियाशील पदार्थ कम को विस्थापित, जो कम क्रियाशील पदार्थ होता है उसे विस्थापित कर देता है और स्वयं इसकी जगह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ। मैंने 2 एग्जाम्पल भी आपको दिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रकार था वो था द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो नेक्स्ट समझते हैं हम अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन
अपक्रिया। सेकंड हमारी हेडिंग है द्रव्यस्थापन अपक्रिया की द्रव्यस्थापन अपक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो लिखते हैं वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक चलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। अपकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा छुट्टी की मात्रा लगेगी विनिमय द्वारा नए पदार्थ बनते हैं, नए उत्पाद बनते हैं, छूटा हुआ बनेगा सब, नए उत्पाद बनते हैं, जो द्रव्यस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्रव्यस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो सीधी सी बात को समझते हैं द्रव्यस्थापन अपक्रिया क्या होती है। वह इसे डेफिनेशन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अवकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा उत्पाद बनते हैं, द्रव्यस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ये तो डेफिनेशन है कि आसान शब्दों में समझो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होता है कि जो अवकारक होते हैं वो परस्पर आयनों के विनिमय करते हैं, जिससे हमारा जो उत्पाद बनता है, जो विनिमय करने आपस में विनिमय करने के बाद हमारा जो नया उत्पाद बनता है उसमें होता है। जैसे अवकारक हो गया, उसमें जो आयन होते हैं वो परस्पर आयनों का विनिमय करते हैं आपस में। जैसे NaCl हो गया, Na पॉजिटिव हुआ, Cl नेगेटिव हुआ, तो ये आपस में मिलकर जहाँ कहीं Na उठाएंगे एक से Cl मिलाकर, तो NaCl दोनों मिलकर के हमारा अलग निकल जाएगा नमक। जब ये अवकारक में Na मिलेगा और Cl मिलेगा, दोनों को एकत्र करके हमारा NaCl निकलेगा जाकर के। तो यहाँ क्या होगा, परस्पर आयनों का विनिमय होगा। सपोज जैसे आपको लगता है क्लियर नहीं होगा, पर एग्जांपल आप देखिए तो एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज के लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, लिखिए Na2SO4 प्लस हो जाएगा BaCl2 चाहो तो इसकी भौतिक अवस्था लिख लो। ये एक्वा यानी जलीय फॉर्म में होता है, ये भी एक्वा होता है। एक्वा को शॉर्ट में एक्यू लिखते हैं, जल के रूप में होता है। एरो के बाद देखो, अब यहाँ पर देखो मैंने बताया था आयनों का परस्पर भिन्न होता है। ये हमारा आप सभी लोगों को पता है, ये अवकारक हमारा, इसमें आयन निकलते हैं। जैसे ये Na गया पॉजिटिव हो गया, Cl निगेटिव हो गया, तो हमारा क्या निकलेगा, ऐसे ही SO4 निगेटिव होता है, बेरियम Ba होता है, तो पॉजिटिव होता है। तो सेम चीजें भाई हमारी निकलेंगी, जैसे BaSO4 प्लस NaCl2। अभी NaCl2 ना लिख करके हम 2NaCl लिख सकते हैं। तो NaCl2 नहीं लिखते हैं, 2NaCl लिखते हैं। तो यहाँ पर Na सिंगल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, Na2SO4 था, Na2SO4 तो Na2 था, तो NO डबल करने के लिए Na2Cl2 निकल जाएगा। यहाँ पर देखो समझने की बात यह है कि मैंने बताया था वह रासायनिक क्रिया जिसमें आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, द्रव्यस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो जहाँ Na के आयन क्या था, Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, तो ये दोनों ने क्या किया, आपस में आयनों को कन्वर्ट किया, हमारा बना NaCl। जैसे SO4 निगेटिव होता है,
बेरियम पॉजिटिव Ba होता है, आपको दोनों Be और नेगेटिव मिलकर BaSO4 मिलेगा। तो यहाँ आपस में जिन्होंने आयनों का परस्पर समन्वय किया, मतलब परस्पर आयन बदले, जिसके कारण हमारा नया उत्पाद प्राप्त हुआ, वह हमारी अक्रिया दो विस्थापन की है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, तो हो सकता है इससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल है हमारा AgNO3, भी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब क्लियर दिख जाएगा। AgNO3 प्लस इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KCl से। उसको समझने की बात है, Ag पॉजिटिव हो गया, ठीक, KCl नेगेटिव हो गया, K पॉजिटिव हो गया, AgNO3 नेगेटिव हो गया। दोनों रेड आयन है, ये हमारे जैसे K पॉजिटिव हो गया और के ये NO3 नेगेटिव हो गया, और Ag पॉजिटिव हो गया तो हमारा Cl नेगेटिव हो गया। अब इसके साथ देखो बात की जाए तो क्या निकलेगा हमारा Ag, इसे हम निकाल सकते हैं AgCl प्लस KNO3, आपको दिख रहा होगा। तो समझने की बात ये है कि हमने बताया था धनायन ये हो गया, ये ऋणायन हो गया, तो AgCl निकल गया, Ag पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, अलग निकल आया, NO3 नेगेटिव था, K पॉजिटिव था, तो ये KNO3। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयनों का आपस में परस्पर विनिमय होगा, इधर से उधर हुए, उधर से इधर हुए, किस आधार पर ये कर रहे हैं, ऋणायन और धनायन के आधार पर कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। हो सकता है आप लोगों में काफी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन ऋणायन है कौन धनायन है, तो ये आप फोर्थ चैप्टर पढ़ोगे वहाँ भी बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन वहाँ क्लियर करने से पहले मैं इस चैप्टर के एंड में ही आप लोगों को धनायन और ऋणायन ऑलरेडी नोट करा दूंगा, तो आप नोट कर लोगे। उसके बाद बनते कैसे, कौन धनायन कौन ऋणायन है, तो ये हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ाने से पहले आपको थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर में ही बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो आप इसीलिए कुछ भी आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो इसके एंड में मैं लिखा दूंगा कौन धनायन होता है और कौन ऋणायन होता है। तो यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आगे हम समझते हैं, ये हमारी द्रव्यस्थापन अभिक्रिया थी। उसके बाद आगे हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो फर्स्ट पॉइंट वाइज से हिसाब, मेरे हिसाब से ये मैंने अभी पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, स्थापन, द्रव्यस्थापन, ये तो सारा 4 नंबर रहा होगा हमारा। तो द्रव्यस्थापन अभिक्रिया थी वो 4 नंबर की थी। तो 5 नंबर पर हम समझते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जिसमें हम समझ लेते हैं, फर्स्ट को हम लिख देते हैं ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी को ही पहले पढ़ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या अभिक्रियाएं। इन्हें समझते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो इनकी बिल्कुल सरल डेफिनेशन में लिखा हूं मैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। सरल सी डेफिनेशन थी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के दौरान ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। जहां ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। सीधी सी इतना सा लाइन याद रखना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है क्रिया के फल से, मतलब जब क्रिया होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल भी हम समझेंगे।
एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे होगा हमारा CH4 प्लस O2, 2O2 ले लेते हैं तो संतुलित होगा। ये भी हमारी CH4 मेथन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। एरो के बाद निकालेंगे। यहाँ तो देखो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ था C, कार्बन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर C हो गया और यहाँ O है, तो CO में क्या बन जाएगा हमारा, CO2 गैस बन जाएगी, CO2 गैस बन जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं क्या निकलेगा हमारा, बचा हमारा ऑक्सीजन। यहाँ से हमने 2 ऑक्सीजन निकाल लिए, तो अब हमारा क्या बच रहा है, ऑक्सीजन हमारे 4 थे तो 2 ऑक्सीजन और बच रहे हैं, तो हम सेम हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, प्लस 2H2। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 4 थे, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर जो निकल रहा है उसमें प्लस क्या निकलेगी, ऊष्मा। जब इस रिएक्शन को कराया जाएगा मेथन गैस के साथ, इन दोनों को जब कराओगे तो इसमें क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हमारी होगी। तो बस यही समझना था, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी और ये हमारा जल हो गया और ऊष्मा निकल रही है। तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मीय अपक्रिया कहलाती है, ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया कहलाती है। इसी के सेकंड हम समझते हैं जो अभी मैंने बताया था, ऊष्मा शोषी अपक्रिया, उसे भी यहीं क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड इसकी है ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसे भी समझ लेते हैं कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है। तो इसकी भी सरल डेफिनेशन भी रासायनिक क्रिया जिसके दौरान क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। तो जल्दी से इसे भी कंफर्म करते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया, अपक्रिया को मैं शॉर्ट में अभी लिख के छोड़ रहा हूँ, आप समझ लेना, अपक्रिया का मतलब अपक्रिया ही लिखा है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें जिनकी प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। मतलब वह रासायनिक क्रिया जिसके दौरान क्या होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा अवशोषित की जाती है। ऊष्मा क्षेपी में क्या था, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, और ऊष्मा शोषी में क्या है, ऊष्मा को अवशोषण कर रहा है, यानी ऊष्मा का शोषण हो रहा है। तो वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे हमारा हो गया 2HGO, सॉरी ये पेन चल रहा था मेरा, 2HGO प्लस ऊष्मा, एरो के बाद हमारा निकलेगा 2Hg प्लस O2, आगे 2 लगा तो ऑक्सीजन, तो दोनों निकल गया, जिसमें क्या ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। यहाँ ऊष्मा थी, उत्पाद के बाद ऊष्मा खत्म हो रही है, तो मतलब क्या, वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लिया गया, यानी ऊष्मा का अवशोषण कर लिया गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब हमारा आगे जो हमारा टॉपिक बच रहे हैं वो 2 चीज़ें बच रही हैं, शायद नहीं 3 चीज़ें बच रही हैं। एक हमें विकृत घनता पढ़ना है और संक्षारण पढ़ना है और अपचयन उपचयन पढ़ना है। ये 3 टॉपिक हमारे बचेंगे जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कंफर्म कर लेंगे। उसी के साथ मैं आपको कुछ धनाएं निर्णय लिख दूंगा और इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है वो भी आगे हम आपको बिल्कुल कंफर्म करा देंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे। इस क्लास में उनको भी कर देंगे। तो कल की पार्ट में जो हमारा छूटा हुआ रह जाता है इस चैप्टर में जो भी बकाया है उससे कल आगे कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में से इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए।